हर जगह की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहां जाना आसान है, पर लौट कर आना किस्मत वालों के बस की बात है। अगर हिम्मत है तो सुनो। मैंने मना किया था ना तुझे आरव, फिर तू क्यों गया वहां? उसकी मौसी ने गुस्से में कहा। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं इसलिए मना कर रही थी कि तू मेरे साथ मत आ। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गई, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। अब खड़ा क्या है, उठा ये पानी भरने वाली रस्सी और घर चल। दीदी राह देख रही होंगी। मौसी की डांट सुनकर मैंने चुपचाप पानी की रस्सी उठाई, कंधे पर डाली और उसके पीछे पीछे घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही मौसी ने सबको बता दिया कि मैं फिर से उस पुराने महल की तरफ चला गया था, और जैसा कि होना था मुझे उस दिन जोरदार डांट पड़ी। पर मैं भी क्या करता, मेरा नाम आरव है। बचपन से ही जब भी मैं अपनी नानी के घर आता हूँ, वो पुराना टूटा फूटा महल मुझे किसी अजानी ताकत की तरह खींचता है। वो महल गांव से थोड़ा दूर है। जहां गांव का पीने का कुआं है, उससे थोड़ा आगे एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी पर बना है वो खंडहर। कुएं से लेकर महल तक बस खुला मैदान है, लेकिन महल के पीछे वहां जंगल शुरू हो जाता है। कुछ पेड़ इमली के हैं, कुछ कैथे के और कुछ अमलतास के। अमलतास गर्मियों में ही फूल देता है और उसी समय मेरा नानी के घर आने का प्रोग्राम बनता है। अमलतास के पीले फूल जैसे अंगूर के गुच्छे हों, मुझे बहुत लुभाते हैं। अब मैं कहानी की शुरुआत से सुनाता। मैं तब करीब 6 या 7 साल का रहा होऊंगा जब पहली बार नानी के यहाँ आया। छत से मुझे वो पुराना खंडहर दिखा और मेरी तो जिद लग गई वहां जाने की। मैंने मौसी से पूछा कि वहां कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा, पीने का पानी खत्म हो जाने दो, फिर चलते हैं। अब पानी जल्दी खत्म हो, इसके लिए मैं दिन भर मटकों से थोड़ा थोड़ा पानी गिराता रहा, बस ताकि मौका मिले उस खंडहर तक जाने का। और हुआ भी यही। पानी जल्दी खत्म हो गया और मौसी के साथ मैं चल पड़ा, अपने हाथ में एक छोटा मटका लेकर। हम कुएं तक तो पहुंच गए, पर मौसी ने मुझे महल के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने वहां से इमली तोड़ी चटनी के लिए और मैंने अमलतास के कुछ फूल तोड़े। फिर दोनों घर लौट आए। गर्मी के दिन थे। रात को खाना खाने के बाद सब छत पर सोने चले गए, क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। छत से भी वो पहाड़ी और महल दिखता था और मेरी नजर वहीं अटकी रही। किसी तरह नींद आई, लेकिन मन तो महल में ही था। बचपन का मन बहुत जिज्ञासु होता है, और जहां जाने से मना किया जाए वहां तो मन और भी ज्यादा भागता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। सुबह फिर नानी के साथ पानी भरने गया। महल की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन नानी ने भी मना कर दिया। मायूस होकर घर लौट आया। अधूरी इच्छा फिर से रह गई। घर आया तो देखा मम्मी की बुआ का पोता आया है अपने बाबा के साथ। नाम था कबीर। वो मेरी ही उम्र का था। मिलकर अच्छा लगा। दोपहर तक खाना वाना हुआ, बातें हुई और बड़े लोग पंखे जलते जलते सो गए। मैं और कबीर चंदा पुआ खेल रहे थे, जिसे अब लोग लूडो कहते हैं। खेल खत्म हुआ तो बोर होने लगे। मैंने कहा, चलो इमली तोड़ने चलते हैं, वहां फूल भी बहुत सारे हैं। और हम दोनों चल पड़े उस पुराने महल की तरफ। हमने अमलतास के फूल तोड़े, लेकिन मेरी जिज्ञासा अभी तक शांत नहीं हुई थी। कुछ था जो मुझे अंदर खींच रहा था। मैंने कबीर से कहा, तू यहीं फूल और इमली तोड़, मैं अभी आता। और फिर मैं उस महल के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो महल बाहर से जितना टूटा फूटा लगता था, अंदर से उतना नहीं था। हाँ, पुराना जरूर था, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा अब भी साबुत था। और अंदर दर्जनों कबूतर उड़ रहे थे। एक अजीब सी शांति थी वहां, जैसे कोई देख रहा हो छिपकर। फिर अचानक मेरी नजर लड़की पर पड़ी। उसने लाल घाघरा चोली पहनी हुई थी। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसकी चोटी कमर से भी नीचे जा रही थी, बहुत लंबी। और तभी उसने बिना मुड़े कहा, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं थोड़ी घबराहट के साथ बोला, क्या तुम मुझे जानती हो? वो बोली, हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी।
मेरे हाथ में जो फूल थे वो अनजाने में छूटकर जमीन पर गिर गए। मैं नीचे झुककर फूल उठाने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसके पैर भी मेरी तरफ ही थे, पंजे उल्टे। ये देखते ही मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई, सांसें थम गई और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अब मेरी उम्र 50 साल की है, मगर जब भी उस रात की याद आती है बदन में जोरजोरी दौड़ जाती है, जैसे कोई उस वक्त का डर आज भी मेरे अंदर जिंदा हो। उस रात मैं वहीं बेहोश पड़ा रहा। मेरे बचपन का दोस्त कबीर मुझे ढूंढता रहा, लेकिन क्योंकि वो महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए उसे मैं मिला ही नहीं। वो घर गया और सबको बता दिया। फिर मामा और गांव के कुछ लोग मिलकर मुझे ढूंढने निकले और काफी तलाश के बाद पुराने महल के अंदर मुझे बेसुध हालत में पाया गया। ये बात अब 2 साल पुरानी हो चुकी है। तब मेरी उम्र सिर्फ 7 साल थी। अब मैं 2 साल बाद एक बार फिर नानी के घर आया हूँ, यानी अब मैं 9 साल का हो गया हूँ। वो महल, वही पुराना खंडहर एक बार फिर मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन इस बार मेरी मौसी सरला ने मुझे रोक लिया। 2 साल पहले वाली घटना के बाद सब बहुत सतर्क थे। मैंने जो कुछ बताया था उस रात के बारे में, वो किसी के लिए भी भूलना आसान नहीं था। सब मुझे लेकर इतने डरे हुए थे कि कोई भी मुझे महल के पास तक नहीं जाने देता। हर कोई मुझ पर नजर रखता, मैं कहीं भी अकेला न जाऊं। कुछ दिन गांव में रुकने के बाद हम वापस शहर लौट आए। फिर समय बीता। सरला मौसी की शादी हुई, लेकिन उस वक्त मैं नानी के घर नहीं आ सका क्योंकि मेरे इम्तिहान चल रहे थे। फिर कुछ सालों बाद नानी भी नहीं रही। अब माँ वहां बहुत कम जाती थी और जब भी जाती मुझे और बहन को साथ नहीं ले जाती थी। और अब 12 साल बाद मैं फिर से नानी के गांव जा रहा हूँ। अब मैं 21 साल का हो चुका हूँ। मकसद है कबीर की शादी। हाँ, वही कबीर जो मेरे साथ बचपन में महल की तरफ गया था। गांव में शादियां जल्दी तय हो जाती हैं, उसकी भी हो गई। लड़की इसी गांव की है और उसके घर वालों की तरफ से ही सगाई और शादी दोनों यहीं गांव में रखी गई है। हम सब गांव पहुंचे। मेरी वही नक्चरी मौसी सरला भी आई है, जो मुझे बचपन में खूब डांटती थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार भी वही करती थी। बहुत अच्छा लग रहा था गांव आकर। चारों तरफ रौनक, रिश्तेदार, बच्चों की शरारतें और वो मिट्टी की सौंधी खुशबू। मामी की 2 बेटियां हैं, सरला मौसी के 2 बेटे, और मैं सबसे बड़ा। तो सब मुझे भैया भैया कहकर परेशान कर रहे थे। मुझे भी मजा आ रहा था थोड़ा रौब झाड़ने में। मई का महीना था, गर्मी अपने चरम पर। गांव में अभी बिजली पूरी तरह नहीं पहुंची है। कई घर आज भी खपरेल और मिट्टी के बने हुए हैं। अब भी हर सुबह और शाम कुछ औरतें उसी पुराने महल वाले कुएं से पानी भरने जाती हैं, क्योंकि पूरे गांव में बस वही कुआं है जिसका पानी मीठा और पीने लायक है। कहते हैं वो कुआं रियासत काल का है। वहां कभी राजकुमारियां स्नान किया करती थीं। शाम को आंगन में बड़ी चहल पहल रहती है। सारी औरतें मिलकर खाना बनाती हैं। चूल्हे में बुने आमों से पना, पुदीने की तीखी चटनी, घी से तड़का लगी चने की दाल, कभी लौकी की सब्जी और भुने आलू का भरता जिसमें खूब सारा प्याज होता है। पीने के लिए नींबू या काली मिर्च का शरबत। पहले की तरह कोल्ड ड्रिंक्स या रूह अफ़ज़ा नहीं होते थे। सब कुछ सादा, लेकिन स्वाद ऐसा कि दिल भर जाए। हम बच्चे सब बड़ों को खाना परोसते, फिर मिलकर खाते। रात होते ही सब छत पर या मैदान में सो जाते हैं। मर्द लोग बाहर मैदान में चारपाइयां डालते हैं, औरतें और बच्चे छत पर। वहां एक बड़ा सा नीम का पेड़ है जो छत से साफ दिखाई देता है। उस रात सब बातें करते करते थक कर सो गए। मैं छत पर लेटा हुआ था और मेरी नजर घड़ी पर गई। ठीक 12 बज रहे थे और न जाने क्यों फिर से मेरा मन उस पुराने महल की ओर खींचने लगा। मैंने मन ही मन ठान लिया, कल सुबह मैं वहां जरूर जाऊंगा। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दोपहर का वक्त था। गर्म हवाओं से सूखी जमीन दरारों से भरी पड़ी थी। लोग घरों में बंद थे, कुछ रिश्तेदार सगाई की तैयारियों में लगे थे।
और उस दोपहर मैं आरफ अपने चेहरे पर गमछा बांधकर चुपचाप निकल पड़ा उसी पुराने महल की ओर। गर्मी बेहिसाब थी, लू चल रही थी, आंखों में धूल भरती जा रही थी, लेकिन मेरा मन सिर्फ एक ही ओर था, उस वीरान महल की ओर। जब मैं पहुंचा तो देखा कि महल अंदर से साफ सुथरा लग रहा था, सब कुछ शांत था। और तभी चूड़ियों की खनक। एक पल को लगा कोई भ्रम है, लेकिन नहीं। जैसे जैसे मैं भीतर गया मैंने देखा वो वहां थी, एक लड़की लहंगा बोली पहने ढेर सारे अमलतास के फूलों से कुछ बना रही थी। उसके पास एक सुराही रखी थी, पानी से भरी हुई। उसने मुझे देखा और पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम आरव है। और तुम्हारा? वो बोली, मेरा नाम निपुणानिका है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इतना लंबा नाम? वो हंस पड़ी, तुम्हारा नाम भी तो छोटा नहीं है। प्यास लगी थी, मैंने कहा, पानी पिला दो। उसने सकोड़े में पानी भर कर दिया और मैंने एक ही सांस में सब पी लिया। वो ठंडा पानी जैसे किसी और ही दुनिया से आया हो। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, वो भी इस दोपहर में? मैंने कहा, मुझे ये पुराना महल अच्छा लगता है जैसे इससे कोई पुराना रिश्ता हो। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, तुम यहाँ के नहीं लगते? मैंने कहा, हाँ, शहर से आया हूं, एक शादी में। हम दोनों की बातें चलती रही और पता ही नहीं चला कि कब दोपहर से शाम हो गई। मैंने उससे कहा, अब जाना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो मुस्कुरा दी और मैं वापस लौट आया। रात को सब छत पर थे, बातें हो रही थी, लेकिन मैं चुप था। मेरा मन वहीं अटका था, निपुणनिका के पास। उसका चेहरा मेरी आंखों में तैर रहा था, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसकी बातों में जो सुकून था। मुझे उससे मिलने की लत सी लग गई थी। अब हर दिन दोपहर में जब सब सो जाते या व्यस्त हो जाते, मैं चुपचाप महल चला जाता और वो हर दिन मेरा इंतजार करती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, तुम रहती कहाँ हो? हर दोपहर यहाँ कैसे आ जाती हो? लेकिन उसने बात टाल दी। मैंने भी ज्यादा नहीं पूछा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे वो अच्छी लगती थी। शायद मैं उससे प्रेम करने लगा था और मुझे लगता था वो भी मुझसे। फिर एक दिन जाने से 2-3 दिन पहले मैंने कह ही दिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूं निपुणनिका, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर शर्मा कर मुस्कुराई और मेरे गले लग गई। पर तभी कुछ अजीब हुआ। उसके बदन से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। मैं चौंका, लेकिन उस पल को नजरअंदाज कर दिया। शायद मेरा वहम होगा। अगले दिन मुझे वापस शहर लौटना था। मैं आखिरी बार उससे मिलने गया। वो रो रही थी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने उसे चुप कराया। रात में मिलने आऊंगा, आखिरी बार। वापस आया तो कबीर ने देख लिया। पूछा, क्या बात है यार, तू इतना गुमसुम क्यों है? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा महल, एक बार मिल ले उससे। रात हुई, हम दोनों वहां पहुंचे। कबीर बाहर रुका, बोला, तू जा, मैं यही हूं। खामोशी थी। मैं अंदर गया। महल में एक धीमी सी रोशनी थी। वो सामने खड़ी थी, पीठ किए हुए। वो बोली, आ गए तुम? मैंने कहा, हाँ, तुमसे मिलने आया हूं। तभी उसकी आवाज बदल गई, तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अभी तो मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी और जैसे जैसे पास आई उसका शरीर बढ़ने लगा। इतना बढ़ गया कि उसका सिर महल की छत से टकरा गया। मैं डर के मारे चिल्लाया। तभी उसने हाथ उठाया और हवा में मुझे खींचकर छत के बराबर लटका दिया। तुम बच गए थे पहले भी, पर अब नहीं। अब तुम्हें मरना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। मेरी चीख सुनकर कबीर अंदर दौड़ा आया। उसने देखा और बिना डरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चालीसा पढ़ते हुए मुझे बाहर खींच लाया। हम दोनों महल से भागे।
भागते ही रहे जब तक घर नहीं पहुंच गए। सांसें उखड़ रही थी लेकिन जान बच गई थी। कबीर ने कहा, ये सब किसी से मत कहना, वरना डांट पड़ेगी कि रात को वहां क्यों गए। मैंने बस सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था, कुछ जो अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जो सुना वो सिर्फ एक हिस्सा था, असली कहानी तो अभी बाकी है। पर अब तुम रुकोगे नहीं, है ना? मिलते हैं अगली रात एक और सच्चाई के साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।